हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस हम कर रहे हैं और इसमें एक क्लास हमारी हो चुकी है। तो इस सीरीज़ में हम बेसिकली जो दिसंबर 2021 में आपके पेपर हुए थे उन सभी को इंक्लूड करेंगे। आपके ये कुछ पेपर जनवरी 2022 में भी हुए थे, तो सभी को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। लगभग 1 मंथ आपके एग्ज़ाम हुए थे, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं जो भी सोशल साइंस सेक्शन से आपके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी की आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। और मैं तो ये कहती हूँ कि आपको बाकी के प्रीवियस ईयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ये पूरे 1 महीने के जो आपके लेटेस्ट प्रीवियस ईयर हैं इनको अगर कर लेते हैं, जो पुराने हैं आपके 2013, 12 या फिर 15 के, उनको आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी टॉपिक इसमें कवर हो गए हैं। तो इन्हीं को कर लें और इसी से बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। और साथ साथ एक्सप्लेनेशन देखते चलें और टॉपिक देख लें कि कौन से चैप्टर से है और उस टॉपिक को अच्छे से मजबूत कर लें, जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना आए और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हियर इज समथिंग अबाउट मी एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डायरेक्टली यू कैन ज्वाइन देम। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो और सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज जो हम पेपर करने वाले हैं वो है 20 दिसंबर 2021 में जो पेपर आपका हुआ था, इसके हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो बाकी के क्वेश्चंस अब इसमें हम करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है हमारा पहला क्वेश्चन। तो इस सीरीज़ को बेसिकली आप मॉक टेस्ट की तरह करें, कितने आप सॉल्व कर पाते हैं ये देखें, और जो टॉपिक आपका वीक है फिर उसको आप मजबूत करें, उसको पढ़ लें कई बार। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सतत विकास के सिद्धांतों में शामिल किया जाना चाहिए? विच अमंग द फॉलोइंग शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो इसका आंसर आपको बताना है। बेसिकली स्टेटमेंट्स दी हुई हैं 4 और कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं सतत विकास के सिद्धांतों में शामिल हैं वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि है ए, बी और डी। ए, बी और डी जो हैं ये स्टेटमेंट हमारी किस में शामिल है? सतत विकास के सिद्धांतों में। तो आइए इसके बारे में और देख लेते हैं। देखो, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि लक्ष्य रखा गया है कि मतलब डेवलपमेंट के लिए तो इसके कुछ सिद्धांत हैं जो कि हमें उनका पालन करना चाहिए। तो देखो, पहला है जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। मतलब कि जो पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं हमारे लिए अवेलेबल हैं, जो संसाधन हैं, उनका हमें क्या कहते हैं संरक्षण करना चाहिए, उनको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, यानी कि जो उनका डिप्लेशन है, मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज का हमें जब ज़रूरत हो और जितनी ज़रूरत है उतना ही हम उपभोग करें, ऐसा ना हो कि इनको वेस्ट करें। तो जो संसाधन हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हैं उनकी तो हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है बहुत ही कम मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है, तो इसलिए इनका जो इस्तेमाल करें वो एक लिमिटेड वे में करें, मतलब कि एक सीमित मात्रा में हमें करना चाहिए, ना कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा खपत करनी चाहिए। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। यानी कि एनवायरनमेंट के लिए हमें हमेशा डेडिकेटेड रहना चाहिए, मतलब कि पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। और जो खपत की चीज़ें हैं वो मतलब जिससे आने वाले वक्त में हमें नुकसान भुगतना पड़ सकता है, उनका उपयोग कम करें। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर दियर ऑन एनवायरनमेंट। तो सभी को एक तरह से हम ये संदेश भी दे सकते हैं कि अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें, साफ रखें। अगर हम खुद अपने लेवल पर भी ये काम करेंगे तो हम काफ़ी लोगों को जागरूक कर सकते हैं इसमें। तो देखो, इसमें कौन सा पॉइंट नहीं है, इसमें हमारा ये 3rd वाला पॉइंट नहीं है। इसमें दिया हुआ है, देखो, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को रोकें, स्टॉप द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो, वो हमारे यूज़ के लिए ही तो हैं नेचुरल रिसोर्सेज, बस ये कहा जाता है कि उनका आप ज़्यादा से मतलब ज़्यादा उपभोग ना करें और एक्स्ट्रा उनको वेस्ट ना करें, उपभोग करें उनका, लेकिन एक लिमिटेड वे में, एक सीमित मात्रा में करें, ज़्यादा उपभोग उनका ना करें। तो उपयोग को तो नहीं रोक सकते क्योंकि वो एक तरह से हम कह सकते हैं नेसेसरी हैं, आज की लाइफ में तो बहुत ज़रूरी हैं। आपको पता ही है, जैसे पेट्रोल है, उसके बिना तो लाइफ ही संभव नहीं है।
एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर व्हीकल में आपको जाना है तो उसके लिए आपको पेट्रोल चाहिए ही चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं प्राकृतिक संसाधनों में जिनके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा, तो उनका हम एक तरह से कम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उपयोग करने बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हमारा ये तीसरा ऑप्शन इसमें से हट करके हमारे ए, बी और डी जो स्टेटमेंट हैं वो इसमें करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है खनिजों से। खनिजों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिनरल्स आर करेक्ट? इसमें भी कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जो कि आपको सही और गलत पहचानना है। देखो इसी तरह के क्वेश्चंस अब आने लगे हैं सीटेट में, तो आपको भी ज़रूरत है थोड़ा सा फोकस होने की और कंसेप्ट को क्लियर करने की। अब देखो इसमें अगर आप चूक कर जाते हैं ना, अगर एक स्टेटमेंट भी आपको नहीं पता है तो भी आप गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इनको करने के कुछ तरीके भी होते हैं, जैसे कि एक अगर आपको कोई कंफर्म पता है स्टेटमेंट तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। उसको एलिमिनेट कर जाएंगे तो कई ऑप्शंस तो ऐसे ही हट जाएंगे। अब जैसे कि इसमें पहला है खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये तो सही है, तो ए तो शामिल होना ही चाहिए। तो ये हमारा इसमें बी एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें बी एलिमिनेट तो ऐसे ही हो जाएगा। बाकी का कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी आता है तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि हम फोर्थ ले सकते हैं, इसमें खनिज एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, तो क्या ये सही है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। ए, सी और डी जो हैं वो हमारे सही हो जाएंगे, क्योंकि देखो खनिज जो है ना ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? जिन्हें कि हम वापस नहीं पा सकते कम टाइम में, मतलब कि इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। अब इतने सालों में तो हम भी नहीं रहेंगे और हमारी कई पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी जब भी नहीं बन के तैयार होंगे वो। तो इसीलिए इनको कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल, यानी कि ये जल्दी से आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर एक बार ख़त्म हो गए तो डी सही है। तो डी को आप ले सकते हैं, तो डी होना चाहिए। तो अब हमारा तीसरे और चौथे में से सही होना चाहिए। तो वैसे तो हमारा फोर्थ ऑप्शन ही सही है, लेकिन अगर आपको एलिमिनेशन के थ्रू करना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसका ए, सी और डी सही होगा। ए, सी और डी। अब देखो बी क्यों नहीं होगा? बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि माइका एंड क्रोमाइड जो है ये फेरस मिनरल्स हैं, ना कि नॉन फेरस। अब इसके बारे में, मिनरल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। देखो खनिज क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। केमिकल कंपोजिशन जो होते हैं ना, ये फॉर्मूलाज आपने देखे हैं केमिकल उसमें केमिस्ट्री में, और सभी समानों पर समान रूप से ये वितरण नहीं है, मतलब कि सभी स्थानों पर ये एक जैसे नहीं पाए जाते। मान लो कहीं पर कोयला ज़्यादा पाया जाता है तो कहीं पर ऑयल ज़्यादा पाया जाता है, इस तरह से मतलब समान रूप से ये वितरित नहीं है। और किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूह में ये संकेंद्रित हैं, मतलब कि किसी चट्टानों में ये पाए जाते हैं या फिर किसी विशेष क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। जैसे कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है, तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर कोयला ज़्यादा मिलेगा, कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पर ये सोना मिलेगा, लोहा मिलेगा। इस तरह से मतलब अलग अलग जगह पर आपको ये अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। और कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, मतलब कि ईजिली एक्सेसिबल नहीं है, मतलब हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं है, हम उन्हें निकाल नहीं सकते। ऐसी जगह पर भी अवेलेबल हैं कुछ खनिज, जैसे कि लोकेशन भी बताई है आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका, तो वहाँ से हम उन खनिजों को प्राप्त नहीं कर सकते। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, जो कि हमारे स्टेटमेंट में था। और इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे हमारे क्वेश्चन में से ही। तो एनसीईआरटी से एज इट इज़ ही लाइन उठा ली जाती है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस वहीं पर बुक्स में ही मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं और से आता है, बस डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि कई स्टेटमेंट्स में ये पूछ ले जाते हैं। तो घबराए नहीं, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा और अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों या विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सोल्यूबिलिटी। तो कई सारे गुण होते हैं उनके, जैसे कि रंग होता है, जैसे कि कोयले का रंग काला होता है। अब सोने को तो हम कोयला नहीं मान सकते, वैसे ही सोने में चमक होती है। तो मतलब अलग अलग तरह के उनके हम कहेंगे रंग होते हैं, घनत्व होते हैं, कठोरता उनकी होती है। कोयला इतना कठोर नहीं होगा जितना कि कोई मेटल कठोर होगा। तो इस तरह से क्या है, उनको पहचाना जाता है। तो खनिजों के प्रकार देख लेते हैं। खनिज होते हैं हमारे दो प्रकार के मुख्य रूप से, एक होता है धात्विक और एक होता है अधात्विक, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक।
धात्विक में भी दो टाइप होते हैं, लौह और अलोह। देखो पृथ्वी पर लगभग 3000 से भी अधिक विभिन्न खनिज पाए जाते हैं, जिसमें कि हमने दो टाइप में इन्हें बांट दिया है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो मेटेलिक देख लेते हैं पहले, धात्विक देख लेते हैं। धात्विक होते हैं जो कि धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धात्विक कठोर पदार्थ होती हैं और ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं, जिनमें चमक की विशेषता होती है। तो इसमें देखो कौन कौन से आते हैं। लोह अयस्क इसमें आता है। लोह अयस्क वो होता है जो कच्चा लोहा होता है, जिससे हमारा ये लोहा तैयार होता है, जिससे बाकी इंस्ट्रूमेंट फिर बनते हैं। फिर बॉक्साइट है, मैग्नीज है, इसके कुछ उदाहरण है। अयस्क बेसिकली हम उसे कहते हैं जो कि कच्चे रूप में हमारा खनिज होता है। अब ये धात्विक में जो दो प्रकार के मैंने बताया था आपको, दो टाइप के बताया था ना धात्विक, लोह और अलोह। देखो लोह तो वो होते हैं जिसमें कि हमारा आयरन रहता है, जिन धातुओं में, सॉरी जिन खनिजों में। तो लोह सामग्री इसमें मिलेगी, लोह से अयस्क मिलेगा, मैग्नीज, क्रोमाइट। बाकी जो अलोह जो खनिज होते हैं हमारे, अलोह धात्विक खनिज जो होते हैं, इसमें सोना, चांदी, तांबा, सीसा हो सकते हैं, पर इसमें लोहा शामिल नहीं होता है, इसलिए ही इनको अलोह कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे धात्विक दो प्रकार के होते हैं। अधात्विक जो है ये इनमें धातुएं नहीं होती, जैसे कि सोना चांदी ये नहीं होंगे इसमें। चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम। चूना पत्थर आपने देखा होगा चूना कैसा होता है, तो कुछ इस तरह के होते हैं ये अधात्विक। इन खनिजों के उदाहरण हैं खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं, क्योंकि धातुएं तो नहीं है ना, पेट्रोलियम ना कोयला में धातु है, तो इसलिए ये क्या होंगे, अधात्विक होंगे। तो अब देखो एक चीज़ और देख लेते हैं, जब देख ही रहे हैं खनिजों को, खनिजों का निष्कर्षण कैसे होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। मतलब कि खनिज क्या है, चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं या फिर ज़मीन के नीचे दबे हुए रहते हैं, तो उनको हमें खोद कर निकालना पड़ता है। तो उसके कई प्रोसेस होते हैं, तो उसके 3 प्रोसेस हैं, जैसे कि खनन, प्रवेधन, आखनन। तो 3 प्रोसेस हैं इसके। और इसमें देखो खनन तो वो होता है जो चट्टानों के नीचे दबे हुए जो खनिज होते हैं उसको हम निकालते हैं। ड्रिलिंग होता है जो कि जैसे जो ज़मीन के अंदर कुछ ऐसी लिक्विड चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा पेट्रोलियम वगैरह, उनको हम निकालते हैं इसके थ्रू। और क्वेरिंग होता है जो कि हमारी पृथ्वी की सतह के निकट ही होते हैं जो खनिज, उनको हम निकालते हैं। माइनिंग में देखो 2 टाइप का होता है, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग। ये तो देखो वो होता है जो कम गहराई में होते हैं खनिज, उनको इस विधि से निकालते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग से। और शाफ्ट माइनिंग से उनको निकालते हैं जो ज़्यादा अंदर रहते हैं, ज़्यादा अंदर दबे रहते हैं, उनको हम इस विधि से शाफ्ट माइनिंग से निकालते हैं। तो यहाँ से फिर से देख सकते हैं आप, ये जो सेकंड स्टेटमेंट था ये हमारा इसमें गलत था, क्योंकि ये अलोह खनिज नहीं है, बल्कि ये हमारे क्या है, अधात्विक खनिज हैं, अभ्रक और क्रोमाइट। तो ध्यान रखेंगे, अभ्रक तो अधात्विक है और क्रोमाइट हमारा लोह खनिज है, तो ध्यान रखेंगे ये इसमें गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को सुमेलित कीजिए। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो यहाँ पर मृदा को प्रभावित करने वाले कारक दिए हुए हैं, जो कि हमें बताना है किस चीज़ को क्या प्रभावित करता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ए को हम मिला देंगे सेकंड से, बी को मिला देंगे, सॉरी बी को मिला देंगे फर्स्ट से, और सी को मिला देंगे फोर्थ से, और डी को मिला देंगे थर्ड से। देखो इसको डिटेल में देख लो, इसमें तभी समझ में आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें हिंदी में भी है, अगर बात करें तो देखो यहाँ पर दिया हुआ समय दिया हुआ था ना, समय निर्धारित करता है क्या, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई। मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं, जो मिट्टी की जो हमारी परत होती है ना, उसको हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तो मिट्टी की जो परत है वो कितनी मोटी रहेगी, ये समय निर्धारित करता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे ही मिट्टी की परत पर असर पड़ता है कि वो कितनी मोटी हो सकती है। इसके अलावा बात करें तो जलवायु से, देखो जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को ये प्रभावित करते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन में दिया हुआ था, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जलवायु से अपक्षय। और एक है हमारा क्या, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस दर की निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जो हमारे फ्लोराफोना होते हैं, फ्लोराफोना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये किसको प्रभावित करते हैं, ह्यूमस की जो दर है मिट्टी में वो कितनी है और कैसी है। तो बाकी इसमें ये भी दिया हुआ है पेरेंट रोग। पेरेंट रोग से क्या होता है, पेरेंट रोग ये निर्धारित करती है कि उसका रंग कैसा होगा, रंग मिट्टी का गठन कैसा होगा, रासायनिक गुणधर्म क्या होगा उसका, खनिज कैसा होगा, खनिज की मात्रा, पारगम्यता, इन सबको ये निर्धारित करती है जो पेरेंट रोग होती है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, बाकी के भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस के लाभप्रद पहलू क्या हैं।
कुल मिलाकर के हमसे पूछा गया है जो नेचुरल गैस होती है उसके लाभ क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं उसके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ए और बी जो स्टेटमेंट है इसमें वो सही है। पाइपलाइनों के माध्यम से परिवहन करना आसान है इसका, और ये तेल और कोयले से साफ होती है, पॉल्यूशन कम होता है, और दुनिया भर में समान रूप से वितरित किया जाता है। तो ये गलत है। देखो ये हमने खनिज में भी देखा था कि क्योंकि ये खनिज का ही एक हिस्सा है, तो खनिज समान रूप से वितरित नहीं है, कहीं पर ये हम कह सकते हैं ज़्यादा है तो कहीं पर कम है, और उसी वजह से फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो बुक में से ही मैंने लिया है ये सबसे ऊपर देखो प्राकृतिक गैस के लाभ दिए हुए हैं। आसानी से परिवहनीय पाइपलाइनों के माध्यम से, और तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है, और तेल से सस्ती पड़ती है। इसके अलावा बाकी के भी आप लाभ हानि देख सकते हैं। खनिज तेल का क्या लाभ है और हानि क्या है। इसके अलावा ईंधन का क्या लाभ है, क्या हानि है। कोयले का क्या लाभ है, विस्तृत रूप से उपलब्ध है, ये विद्युत रूपांतरण के लिए आवश्यक है, के लिए उपयुक्त है। हानि क्या है, प्रदूषण होता है इससे और परिवहन के लिए भारी होता है। जल विद्युत का क्या लाभ है और हानि क्या है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक बार देख लेंगे। इंग्लिश में भी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपनिषद हैं, तो बहुत टाइम बाद हिस्ट्री का क्वेश्चन ही आया है। तो स्टार्टिंग में तो ज्योग्राफी के ही क्वेश्चंस थे ज़्यादातर, तो अभी हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। उपनिषद क्या है ये बताना है। 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें से आपको करेक्ट चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए, बी और सी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत है ये, और सरल संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा विचार जो व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा के बारे में वर्णन करते हैं। तो ये इसमें ऐसे विचार हैं जो कि हमारी जो इंडिविजुअल सोल है और यूनिवर्सल सोल है उसको एक तरह से डिस्क्राइब करते हैं ये। तो यहाँ पर इसके बारे में हम और डिटेल में देख सकते हैं। देखो उपनिषद के बारे में अगर हम देखें तो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जैसे बुद्ध कुछ प्रश्नों का मतलब कि आंसर दे रहे थे लोगों को, खुद भी वो कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे। तो वैसे ही और भी चिंतक थे, और भी थिंकर्स थे जो कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे थे। तो जैसे कि इसमें हम अगर एग्जांपल देखें किस तरह के क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे थे कि मृत्यु के बाद जीवन है क्या, कोई और जीवन होता है क्या इस जीवन के बाद, यज्ञ क्यों करना चाहिए, क्यों करे यज्ञ, और क्या इस ब्रह्मांड में कुछ स्थायी है जो मृत्यु के बाद भी बना रहेगा। क्योंकि एक तरह से हम कहते हैं कि मृत्यु हो जाती है तो क्योंकि इंसान का शरीर तो मर जाता है, तो क्या उसके बाद भी कुछ स्थायी है जो मृत्यु के बाद भी बना रहेगा। इन विचारकों ने इसे आत्मा या व्यक्तिगत आत्मा, मतलब या तो आत्मा कह दो या तो फिर व्यक्तिगत आत्मा कह दो, और ब्रह्म या फिर सार्वभौमिक आत्मा के रूप में वर्णित किया। और उनका मानना था कि अंततः आत्मा और ब्रह्म दोनों एक थे। वो आपने कहीं कहीं सुना भी होगा कि आत्मा जो है वो ब्रह्म का ही एक रूप है। तो ये सब क्या है, इन विचारों को उपनिषदों में दर्ज किया गया था। ये बाद के वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। तो उपनिषदों में बेसिकली इसी तरह के विचार आपको मिलेंगे कि मृत्यु के बाद जीवन है क्या, या फिर मरने के बाद क्या होता है, क्या कुछ और भी परमानेंट चीज़ है जो कि मृत्यु के बाद भी रहती है। इस तरह के विचार आपको उपनिषदों में मिलेंगे जो कि इसमें रिकॉर्ड किए गए हैं। उपनिषद का अर्थ क्या है, गुरु के समीप बैठना, और इंग्लिश में देखें तो अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। ग्रंथों में शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत होती है, तो ये हमारा स्टेटमेंट में दिया हुआ है। पहली स्टेटमेंट में सरल संवादों के माध्यम से विचार प्रस्तुत किए गए, ये भी सेकंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है। और उपनिषद विचारक पुरुष ब्राह्मण और राजा थे। जो ये विचारक थे इसमें जिन्होंने इन सब चीज़ों को इसमें मेंशन किया उपनिषद में, वो क्या थे, ब्राह्मण थे और राजा थे। तो कभी कभी गार्गी जैसी महिला विचारकों का उल्लेख मिलता है, यानी कि जो गार्गी जैसी जो महिलाएं हैं, जो हम कह सकते हैं जो विदुषी रही हैं, उनके बारे में भी इसमें उल्लेख मिलता है, जो अपनी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थी और शाही दरबारों में होने वाली बहसों में भाग लेती थी। जो डिबेट्स होती थी रॉयल कोर्ट्स में, उनमें वो भाग लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है एक तरह से जो हमें चीज़ें मिलती हैं खुदाई से, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। एक महिला से एक पुरुष के कंकाल के अवशेषों का अध्ययन और अंतर करने के लिए हमें इस पर निर्भर रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई जो स्केलेटन है वो किसका है, महिला का है या फिर पुरुष का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो हम कैसे पहचानेंगे, देखो जो कूल्हे की जो हड्डी होती है वो
अगर बड़े कूल्हे की हड्डी है तो वो महिला को इंगित करती है। हम ऐसे पहचानेंगे कि अगर जो बोन स्ट्रक्चर है वो लार्जर शेप में है, लार्जर हिप है उसमें, तो वो वुमेन का होगा। क्यों वुमेन का होगा? क्योंकि विमेन जो हैं जन्म देती हैं, तो इसी वजह से उनका जो कूल्हे की हड्डी होती है वो बड़ी होती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं आगे। तो ये जो है आपका क्लास 6 की हिस्ट्री में से लिया गया है। तो छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्केलेटन का अध्ययन है, कंकालों का अध्ययन है कि हम कैसे पहचानते हैं। क्योंकि अब देखो जो इतिहासकार हैं वो तो जो उन्हें साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर ही धारणा उन्होंने बनाई है, या फिर उसके आधार पर डिटेल उन्होंने दी है कि उस टाइम पर क्या स्थिति थी, क्या चीज़ें थी, किस तरह से क्या चीज़ें मिलती थी। तो वो इस तरह से तथ्य इकट्ठे करते हैं और कंकालों से भी पता लगाते हैं कि बच्चे का कंकाल है, पुरुष का कंकाल है, फिर स्त्री का कंकाल है। तो छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता, क्योंकि वो बच्चे होते हैं और क्योंकि हड्डियों का विकास भी उतना नहीं हो पाता है जब तक। तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का या स्त्री का है? क्योंकि देखो जब बच्चे होते हैं तो काफ़ी सारे चेंजेस उनमें नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टीनेजर से हम युवा अवस्था की तरफ बढ़ते हैं, यंग एज में बढ़ते हैं, तो बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या है। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, तो कैसे पहचानेंगे? और उनके तो आभूषण हमें पता भी नहीं है कि पुरुष कैसे आभूषण पहनते थे और महिलाएं कैसे पहनती थी। तो कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। जैसे कि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका जो कूल्हे का जो भाग होता है वो पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है, मतलब जो आज की डेट में देखने को मिलता है इसी के आधार पर हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं उस टाइम का। क्योंकि जो मनुष्य है उसका जो बॉडी का शेप, जो आकार है वो तो वही रहा होगा, वो तो नहीं बदला है। तो आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। तो वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जबकि हम आज जो हैं वो मानते हैं 206, लेकिन वो ये दावा करते थे कि 360 हड्डियां होती थी पहले। तो इसका अंदाज़ा हम ये लगा सकते हैं कि मतलब उन्होंने 360 कैसे काउंट की होंगी। उन्होंने दांत भी उसमें गिन लिए होंगे, उन्होंने हड्डी को जोड़ इसमें गिन लिए होंगे और कार्टिलेज को भी जोड़ लिया होगा, तब ये संख्या उनकी हुई होगी 360। इंग्लिश में भी जानकारी ये आपको यहाँ पर दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था। तो सूबेदार का क्या कार्यभार था जो कि अकबरनामा में उल्लिखित है, ये बताएंगे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजनीतिक और सैन्य कार्य। तो सूबेदार का क्या काम होता था? वो पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस को देखने का उसका काम था। एक बार इसको देख लेते हैं डिटेल में। ये आपको मिलेगा चैप्टर में मुगल साम्राज्य वाले में, जो कि क्लास 7 का एक चैप्टर है, और इसमें अकबर की जो नीतियाँ थी उसमें आपको ये मिलेगा उस टॉपिक में। तो इसमें अगर हम देखें तो अबुल फजल की ये लिखी हुई किताब है अकबरनामा, और साम्राज्य जो था उनका सूबे नामक प्रांतों में विभाजित था। जैसे कि प्रांत आजकल है ना, तो प्रांतों को पहले क्या कहा जाता था? सूबे कहा जाता था। तो प्रांत तो अब भी नहीं कहते हैं, अब कहते हैं राज्य। जैसे अब राज्य होते हैं वैसे पहले प्रांत होते थे। तो सूबे नामक प्रांतों में विभाजित था, जो कि एक सूबेदार द्वारा शासित होता था। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी या दीवान भी होता था। तो इसमें बात करें सूबेदार की, तो सूबेदार किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होते थे? राजनीतिक और सैन्य कार्यों के लिए, सैनिक भी कह सकते हैं। और दीवान जो होते थे वो वित्तीय अधिकारी होते थे, एक तरह से कहेंगे फाइनेंशियल ऑफिसर होते थे, जैसे आजकल वित्त मंत्री होते हैं उसी तरह से। प्रशासन की जिम्मेदारी दोनों पर होती थी। और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में बंगाली का विकास किसके कारण हुआ? तो ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो एक तरह से क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास एक चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी। तो दोनों ही जो कारण हैं वो सही है। इसमें वाणिज्यिक संबंध भी इसके कारण रहे हैं और राजनीतिक नियंत्रण भी रहा है, जिसकी वजह से बंगाली का एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकास हुआ है। इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बंगाल एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में इसका डेवलपमेंट हुआ। बंगाली जिसका संस्कृत मूल है, ये माना जाता है कि इसका बंगाली का ओरिजिन जो हुआ है संस्कृत से हुआ है। और 4वीं-3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध विकसित होने लगे थे, जिसके कारण संस्कृत का प्रभाव बढ़ा। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त शासकों ने बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना
शुरू कर दिया। अब क्योंकि देखो संस्कृत का प्रभाव बढ़ा तो संस्कृत से ही तो ओरिजिन हुआ है बंगाली का, तो इस प्रकार मध्य गंगा घाटी से भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव बंगाल में मजबूत हुआ। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यून सांग ने ये पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था और फिर इसी से क्या डेवलपमेंट हुआ, बंगाली भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के संत कवियों ने नकारा, मतलब किस चीज़ को इन्होंने रिजेक्ट किया, ये बताना है इसमें। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये मिलेगा आपको क्लास 8th की बुक में। चैप्टर मुझे ध्यान नहीं है कौन सा लिया था मैंने इसमें से, अभी याद आएगा तो बता दूंगी। तो इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और बी जो हैं वो करेक्ट हैं। देखो ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो दिसंबर 2021 में पूछे गए थे और मैंने क्वेश्चन पेपर बता दिया 20 दिसंबर में ये हुआ था। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को करेंगे ना तो आपको लगने लगेगा कि हाँ ये तो मतलब ईजी है, अगर हम एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ लें तो ईजिली इनको कर पाएंगे। अब क्योंकि जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा है तो एक बार सारा सिलेबस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी ये पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छे से इन टॉपिक्स को कर पाएँ। तो हिस्ट्री आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी इसमें आ सकती है हिस्ट्री में, बाकी पॉलिटी और ज्योग्राफी तो आप कर लेंगे एक बार पढ़कर ही। तो ए और बी करेक्ट है, इसमें सी जो है वो करेक्ट नहीं है। नकारने की बात हो रही है, यानी किस चीज़ को उन्होंने नकारा, रिजेक्ट किया या फिर किसका विरोध किया, तो इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखो जो संत हैं महाराष्ट्र के, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये है, इन संत कवि ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म के आधार पर सामाजिक अंतरों को खारिज किया, मतलब विरोध किया। तो यही हमारा स्टेटमेंट में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उन्होंने संन्यास के विचार को भी खारिज कर दिया और अपने परिवारों के साथ रहना पसंद किया। उन्होंने संन्यास के विचार को खारिज किया था, ना कि परिवार के साथ रहने को। संन्यास होता क्या है, संन्यास होता है जब परिवार को छोड़ दें, आप सब कुछ छोड़ दें और संन्यास ले लें, परिवार से नाता तोड़ दें। लेकिन इन्होंने इसका समर्थन किया परिवार के साथ रहने का। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसको नकारा, परिवार के साथ रहने का विचार तो इन्होंने नकारा नहीं था बल्कि इसका समर्थन किया था, तो इसीलिए हमने हटा दिया इसमें से। नकारने में हमारा ए और बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में किस आदिवासी समूह ने मुख्य रूप से बकरियां पाल रखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कश्मीर के बकरमल। कश्मीर के जो बकरमल थे इन्होंने बकरियां पाल रखी थी। और आदिवासी समूह जो होते थे वो एक तरह से उनका अलग अलग कल्चर होता था, आज भी है। जहाँ पर भी आप ट्राइबल ग्रुप्स को देखेंगे उनका अलग ही कल्चर मिलेगा, जो वो संस्कृति उनकी पहले से रही है उसको वो बचाए हुए हैं और वो अपनी संस्कृति को बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना चाहते। तो उनके जो संस्कृति है, उनके जो रीति रिवाज है, उन सभी में शामिल है इनके जानवरों का पालना भी, कि कौन से जानवर वो पालेंगे। तो उसमें से ही एक हैं कश्मीर के बकरवाल, जो कि बकरियां पालते थे। बाकी के भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देख लेते हैं, बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों की रेवड़ लेकर, रेवड़ मतलब झुंड कह सकते हैं हम इसे, हर्ड ऑफ कैटल और शिप, तो ये यहाँ से वहाँ जाते रहते थे और जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी वो दूसरे इलाकों में चले जाते थे। तो इनका मतलब ऐसे ही था कि ये कोई परमानेंट डेरा नहीं था, जहाँ पर इनको घास मिलती थी जानवरों के लिए वहीं पर ये ठहर जाते थे। तो पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर, तो बाकी के नाम याद रख लेंगे, हो सकता है अगली बार इनका नाम पूछ लिया जाए। आंध्र प्रदेश के लबाड़िया, आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। तो आंध्र प्रदेश के जो लबाड़िया थे ये क्या पालते थे, गाय भैंस। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। तो ध्यान रखेंगे इन सभी पॉइंट। So if you have any doubt, please ask me in comment section, and if you like this video, please give a thumbs up and share this video. So ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें आप वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें, कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो, क्योंकि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन होगी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग, स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।